गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज फॉरेन टैक्सेशन की 4th क्लास है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं फॉर नॉन रेजिडेंट के लिए, जिसमें आपका 115C to 115I सेक्शन डील करता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला सेक्शन है आपका सेक्शन 115C, जो कि आपका डील करता है डेफिनेशन से। पहला डेफिनेशन है आपका कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। कहता है यहाँ पे कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के डेफिनेशन के लिए बोला गया है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जिस भी फॉरेन करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में आरबीआई ने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज माना हो, वही फॉरेन करेंसी हमारे इनकम टैक्स एक्ट के लिए भी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मानी जाएगी। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज वो होता है, इसको समझने के लिए आप जाइए सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। वहाँ पे आरबीआई ने जिस करेंसी को भी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज माना है, वही करेंसी आपके यहाँ पे भी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मानी जाएगी। पॉइंट नंबर बी है आपका फॉरेन एक्सचेंज एसेट। मान लो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में यूएस डॉलर को कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज माना गया है। तो अगर यूएस डॉलर से मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ इंडिया में, देन दैट प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन एक्सचेंज एसेट। स्पेसिफाइड asset which the SSE has acquired or purchased with or subscribed to in convertible foreign exchange। मैंने अगर यूएस डॉलर में अगर कोई मैंने आपको डेफिनेशन में एक चीज़ बताया कि अगर आपका मान लिया कि यूएस डॉलर जो है एक कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है और मैं एसएससी हूँ, अगर मैं कुछ चीज़ें परचेज़ कर रहा हूँ, कोई एसेट परचेज़ कर रहा हूँ, तो वो एसेट मेरा फॉरेन एक्सचेंज एसेट हो गया। बट यहाँ पे एक क्लिक क्या है कि सभी एसेट को अगर मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ की, वेदर प्रॉपर्टी इज ए फॉरेन एक्सचेंज एसेट, द आंसर इज़ नो। स्पेसिफाइड एसेट मतलब कि लॉ में आपको स्पेसिफाई किया गया है कि कौन कौन से एसेट को आप उन फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज से परचेज़ करेंगे, तो उन्हीं एसेट को हम फॉरेन एक्सचेंज एसेट मानेंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम, जो भी इनकम आपने बी में एसेट परचेज़ किया, अब उस एसेट पे जो इनकम आएगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बी में आपने जो एसेट परचेज़ किया उसको बेचने पे आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट इंडियन, मैं इस डेफिनेशन को नहीं डील करने वाली हूँ, या तो हम बाद में डील करेंगे या फिर आप मेरी पुरानी क्लास जा कर के देख सकते हैं। अब मैंने जहाँ पे जैसे आपको बताया था कि बी नंबर पॉइंट में फॉरेन एक्सचेंज एसेट में ये बोला गया है कि अगर आप जो भी एसेट स्पेसिफाई किए गए हैं उन एसेट को आप कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज से परचेज़ करते हैं, तो वो आपके एसेट जो है फॉरेन एक्सचेंज एसेट बन जाते हैं। यहाँ पे जो स्पेसिफाइड एसेट की बात हो रही थी, वो स्पेसिफाइड एसेट का डेफिनेशन कुछ यहाँ पे है। पॉइंट नंबर एफ बोलता है द फॉलोइंग एसेट नेमली शैल बी ट्रीटेड एज फॉरेन स्पेसिफाइड एसेट। सबसे पहला आपका जो एसेट है जो स्पेसिफाई वो है शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी, डिबेंचर इशूड बाय इंडियन कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी कोई भी डिबेंचर इशू करती है और उसको अगर कोई एसएससी यूएस डॉलर में परचेज करता है, देन दैट डिबेंचर विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन एक्सचेंज एसेट। नेक्स्ट है डिपॉजिट इन एन इंडियन कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी। अगेन डिपॉजिट हो, डिबेंचर हो, सब आपको कहाँ पे करना है? पब्लिक कंपनी में करना है। एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी अदर एसेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई, या फिर कोई अदर एसेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। अब इंटरेस्ट डेफर्ड इन सेक्शन 115(a)(2)(3)(4) दैट इज LB, LC, LD शैल बी टैक्सेबल एट रेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 115A। करंट जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि जो स्पेशल प्रोविज़न होते हैं नॉन रेजिडेंट के लिए, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि मान लो कि इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कि अगर हमें इंटरेस्ट इनकम होता है, जैसे मैंने बोला ना कि आपको ये सेट परचेज़ करेंगे तो उससे आपको इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी। वो इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी क्या हो सकती है? इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है ना। बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि मान लो यूएस डॉलर इज कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। पूरी क्लास में हम यही मानेंगे कि यूएस डॉलर जो है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है। अब यूएस डॉलर से मैंने कुछ एक ऐसा एसेट परचेज़ किया, ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जो इस इन्वेस्टमेंट जो है स्पेसिफाइड है LB, LC और LD में, तो उन पे जो टैक्स रेट लगेगा ना वो यहाँ से डील नहीं होगा, जो LB, LC, LD में स्पेसिफाइड है वहीं से डील होगा। अगर 194 LB, LC, LD को डिटेल में समझना है तो जस्ट पीछे वाली क्लास को आप मेरे देख सकते हैं। अंडर सेक्शन 115A में उसके टैक्सेबिलिटी के बारे में डील किया गया है कि उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे अराइज होगी। सो LB, LC, LD वाली अगर एसेट है तो उसकी टैक्सेबिलिटी अंडर सेक्शन 115A डील होगी, यहाँ पे डील नहीं होगी।
अब अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे कि डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से एसेट आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। मेजर जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है 115D से। सेक्शन 115D, स्पेशल प्रोविज़न फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑन ग्रॉस बेसिस। सबसे पहला पॉइंट है आपका ग्रॉस बेसिस। 115 डील विद द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनआर। इन कंप्यूटिंग द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ एनआर, नो डिडक्शन अलाउंस allowed under any provision of the act in respect of any expenditure or allowance thereabout। चलो इसको बताने से पहले मैं आपको एक जनरल सी चीज़ बताती हूँ। पूरे चैप्टर में मैंने आपको बोला कि ये एनआर के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। अब एक एनआर है, मान लो नॉन रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट ही है, जो उसको इनकम अराइज होती है। इनकम अराइज होने के सिर्फ 5 सोर्स है, ये आपको पता होगा। डील करते हैं हम यहाँ पे ऐसे: हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर इनकम और आपका सैलरी। यहीं से हो सकता है, चाहे आप आर हो या एनआर हो, आपका इनकम जो है वो यहीं से राइज हो सकता है। अब जो आपका ये करंट चैप्टर है ना, वो बोलता है ये हाउस प्रॉपर्टी से, चलो वैसे नहीं, जो करंट आपका जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी सेक्शन है, वो आपको सिर्फ 2 चीज़ में डील करवाएंगे, कैपिटल गेन और अदर इनकम। मतलब जो भी आप यूएस डॉलर में अगर आपने एसेट परचेज़ किया, सपोज करो कि मैंने डिबेंचर परचेज़ किया, अब इस डिबेंचर को, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे जो भी आपको एसेट स्पेसिफाइड थे, कहीं पे भी इसमें हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, है ना। जो भी आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड एसेट है, इस एसेट में कहीं भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। उस हाउस प्रॉपर्टी को आपको स्पेसिफाइड एसेट माना ही नहीं गया है। तो इसलिए ये हाउस प्रॉपर्टी की जो भी प्रोविजंस है कि इनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, क्या कैसे होगा, वो यहाँ पे डील नहीं किया गया है। पीजीबीपी को भी कहीं पे भी यहाँ पे डील नहीं किया गया है। कैपिटल गेन और अदर इनकम में भी स्पेसिफिक बोलूँ तो इंटरेस्ट को यहाँ पे डील किया गया है। तो सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे डील की गई हैं। सिर्फ 2 इनकम के बारे में एनआर के लिए स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, वो है एक कैपिटल गेन और दूसरा है अदर इनकम। और सैलरी तो आपका वैसे ही टैक्सेबल होगा, जैसे कि मतलब ये अगर 3 सोर्स से इनकम आ रही है तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो भी नॉर्मल प्रोविज़न अप्लाई होता है वही नॉर्मल प्रोविज़न ही अप्लाई होगा। बट कैपिटल गेन है और अगर अदर इनकम है तो इसमें कुछ स्पेसिफाइड एसेट, सभी कैपिटल गेन और सभी अदर इनकम पे नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड एसेट वाले एसेट पे अगर कैपिटल गेन या अदर इनकम राइज होता है तो ही आपका नॉर्मल प्रोविज़न लगेगा। पहले मैंने आपको ये समझा दिया। अब 115D आपका बोलता है ऑन ग्रॉस बेसिस। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो टैक्सेबिलिटी राइज होगी वो ग्रॉस बेसिस पे होगी। मतलब जो भी कैपिटल गेन या फिर अगर आपको अदर इनकम हुआ, उसमें हम आपको कोई भी डिडक्शन नहीं देंगे। जो मान लो कि आपको जो इनकम हुआ वो 20 लाख हुआ और आपका 2 लाख रुपए का एक्सपेंस था, तो आपको 18 लाख टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा का पूरा ये ग्रॉस अमाउंट 20 लाख टैक्सेबल होगा। वहाँ यहाँ पे यही बोला गया है कि नो डिडक्शन इज अलाउड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सॉरी, नो डिडक्शन अलाउड। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल बी अलाउड and indexation benefit will not be available where there is a gross total income of a NR Indian consist only of investment income and or long term capital gain। आओ यहाँ पे इसको समझते हैं पॉइंट नंबर B को। पहले आपको ये बोल दिया गया कि जो भी इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर अगर आपका अदर इनकम में आपका इन्वेस्टमेंट इनकम जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर हम कोई डिडक्शन नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि मान लो आपका इंटरेस्ट हो गया 20 लाख रुपीज़ का और आपका LTCG जो है 10 लाख रुपीज़ का है, अब 30 लाख रुपीज़ है। आप यहाँ पे कुछ चैप्टर 6A वाली डिडक्शन लेना चाहते हैं। आपका चैप्टर 6A का डिडक्शन है 10 लाख और मान लो कि उसके बाद आपका 20 लाख रुपीज़ टैक्सेबल होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये डिडक्शन भी आपको अलाउड नहीं है। पहली बात यहाँ पे ये बोला। अब जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ये एक चीज़ और बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जो भी कैपिटल गेन है ना, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपके पास, आपको याद होगा कि 2 प्रोवाइजो होता था। एक होता था फर्स्ट प्रोवाइजो और दूसरा होता था सेकेंड प्रोवाइजो। तो सेकेंड प्रोवाइजो जो है वो आपका इंडेक्सेशन से डील करता था और फर्स्ट प्रोवाइजो जो है वो आपका डील करता था कि हम फॉरेन एक्सचेंज एसेट को कन्वर्ट कर देंगे। TTBR TTSR वाली चीज़ें होती थी। तो इस केस में फर्स्ट प्रोवाइजो जो है, जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो फर्स्ट प्रोवाइजो विल बी एप्लीकेबल, सेकेंड प्रोवाइजो नॉट एप्लीकेबल। सिंपल सी बात है। However, where the gross total income include investment income and or long term capital gain, the deduction under Chapter 6A shall be allowed only on the portion of gross total income which does not include investment income and long term capital gain। ओके, थर्ड पॉइंट आपका क्या बोलता है? इस चैप्टर को मैं एक बार लास्ट में ना 5 मिनट के लिए समराइज़ भी कर दूँगी। थर्ड पॉइंट आपका ये बोल रहा था, मतलब नेक्स्ट पैरा आपका ये बोल रहा था कि सपोज़ करो आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 2 लाख रुपये, LTCG है 1 लाख रुपीज़
और आपका इंटरेस्ट इनकम कुछ आ रहा है, कुछ 4 लाख रुपए का, 5, 6, 7 लाख रुपए का आपका इनकम हो गया। अब इस पे जो है टैक्स रेट स्पेसिफाइड है, इंटरेस्ट पे भी टैक्स रेट स्पेसिफाइड है। और आपको ये भी बोला गया था कि इन दोनों पे आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलेंगी, बट हाउस प्रॉपर्टी से मान लो कि आपकी चैप्टर 6A की डिडक्शन 1 लाख रुपीज़ आ रही है, तो आपका 1 लाख रुपए यहाँ से डिडक्शन मिल जाएगा, और ये जो है नॉर्मल प्रोविज़न पे टैक्सेबल हो जाएगा। और ये दोनों का जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल है इस सेक्शन में, इस चैप्टर में, वो टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा हो ना, देन डोंट वरी, इस चैप्टर को अभी तक मैंने जितना बताया उसको मैं एक समराइज फॉर्म में भी बता दूंगी। नेक्स्ट है आपका सेक्शन, मैंने बहुत यहाँ पे रफ बना दिया है, ओके, आई विल नॉट डू दैट। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 115E, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। दो ही चीज़ें होती हैं, अगर 20% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये है आपका इंटरेस्ट इनकम के लिए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10% का टैक्स रेट होगा, सरचार्ज होगा अगर एप्लीकेबल हो तो, और आपका SHEC जो भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो आपका 4% हो जाएगा। ऑन द रिमेनिंग इनकम नॉर्मल टैक्स रेट शैल अप्लाई। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिर्फ दो ही चीज़ें की बात ही होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 115F, एग्जेम्पशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे ये बोलता है, मान लो आप एक NR हो, आप NR हो, आपने इन्वेस्टमेंट किया कुछ 20 लाख रुपीज़ का, ओके डन। 20 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद से सपोज़ करो कि आपने ये फर्स्ट ऑफ अप्रैल 22 को ये इन्वेस्टमेंट किया, आपने इस इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट कर दिया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपका 110 नहीं, आपने इसको कभी भी सोल्ड आउट किया। सपोज़ करो कि आपने 1/4/22 में इन्वेस्टमेंट किया था, आपने 31 मार्च 23 को ये इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए जो है का इन्वेस्टमेंट जो है आपका 30 लाख रुपए में बिका, 10 लाख रुपीज़ का आपको कैपिटल गेन हो गया। अब F बोलता क्या है कि मार्च में आपने इसे सेल कर दिया, यहाँ से 6 मंथ काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक, तो आपका आता है 30 सितंबर 23 और 30 लाख रुपए। आपको जब आपने सेल किया था तो आपको 30 लाख रुपए मिले थे, दो आपके इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए के थे। आपने शुरू में इन्वेस्टमेंट किया था 20 लाख, बट आपको उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रियलाइज हुई और 30 लाख रुपए आपको मिले। अब बोलता क्या है F, आपने जब सेल किया उसके 6 महीने तक हम आपको टाइम लिमिट देते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती क्या है कि जो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हुआ था वो इंडिया में ही इन्वेस्ट रह जाए, ना पैसा आए कोई बात नहीं, मतलब प्रॉब्लम तो है, बट एटलीस्ट ये ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, और पैसे आए इसके लिए तो बहुत से प्रोविज़न है, बट यहाँ पे एटलीस्ट ये ट्राई कर रहे हैं कि जो पैसे हैं हमारे इंडिया में वो बाहर न जाए, कैसे भी करके हम इन फॉरेन एक्सचेंज एसेट को जो है होल्ड कर लें, इनसे इन नॉन रेजिडेंट से जो है यहीं पे री इन्वेस्ट करा दे, कुछ ऐसा प्रोविज़न लेकर के आए कि यहीं पे ये री इन्वेस्ट कर दे, तो इसका मतलब जो पैसा हमारे पास फॉरेन करेंसी आई थी वो यहीं पे रह जाएगी। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि जिस दिन आपने सेल किया था, मेरे एग्जांपल में आपने 31 मार्च 23 को सेल किया था, उसके 6 मंथ के अंदर अंदर मतलब 30 सितंबर 23 तक अगर आपने इस 30 लाख को, ध्यान रखना 30 लाख नेट कंसिडरेशन की बात होती है यहाँ पे, सपोज़ करो 30 लाख अगर आपका कंसिडरेशन है और 3 लाख रुपए जो है वो आपने कुछ कमीशन वगैरह दिया है, तो 27 लाख अगर यहाँ पे बात करूँ तो 27 लाख जो है आपको जो है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सेल अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये जो आपका 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ था ना, 10 लाख रुपीज़ पूरा का पूरा अगर आपने री इन्वेस्ट कर दिया, तो ये 10 लाख रुपीज़ का कैपिटल गेन आपका एक्सेप्ट कर देंगे। बस मोटो बस इतना ही है कि आप जो पैसे लेकर के आए थे हम उसको इंडिया में ही रोकेंगे, और अगर आपने उसे 6 महीने के अंदर इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया तो फिर आपके पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मान लो 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ था, 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन कितने पे हुआ था, 30 लाख रुपए पे, यूनिटरी मेथड में लगा रही हूँ, बट आपने जो है वो पूरा का पूरा 30 लाख, ध्यान रखना कि नेट कंसिडरेशन, अभी मैं इसको छोड़ दे रही हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको कंसिडरेशन बताने के लिए किया था। हमारे एग्जाम्पल में हम सिंपल एग्जाम्पल लेंगे 30 लाख रुपये तक वाला ही। अब मान लो ये 10 लाख रुपये का कैपिटल गेन आपको 30 लाख पे रियलाइज़ हुआ था, बट आपने जो इन्वेस्टमेंट की वो की 15 लाख रुपीज़ की, तो जो अब जो आपको कैपिटल गेन का जो एग्जेम्पशन मिलेगा ना, वो यूनिटरी मेथड से ये निकालते हैं कि कैपिटल गेन फॉर्मूला की अगर बात करूँ तो ये बोलते हैं कैपिटल गेन इनटू न्यूमरेटर में आपने जो भी नेट इन्वेस्टमेंट किया है वो,
और डिनोमिनेटर में टोटल कंसिडरेशन। तो आपको जो है यहाँ पे यही बोलते हैं कि 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन आपको 30 लाख रुपीज़ पे होता है, तो 15 लाख रुपीज़ पे आपको कितना कैपिटल गेन हुआ, दैट कम्स टू योर 5 लाख रुपीज़। तो अब जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, जो आपको इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्स होने से, वो आपका 5 लाख रुपये होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कैपिटल गेन, डिनोमिनेटर नेट कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट आपका न्यूमरेटर होता है। फिर यहाँ पे नेट कंसिडरेशन, पहले पॉइंट में आपको नेट कंसिडरेशन का मतलब समझाया गया है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर है तो आप उसको लेस कर देंगे, वो आपका नेट कंसिडरेशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेकंड वाला, ओके लगता है कुछ सेलेक्ट हो गया है। ओके मैं ये बता देती हूँ। नेट कंसिडरेशन मीन्स द फुल वैल्यू ऑफ ओके दिस वाज तो डन, सेकेंड पॉइंट में आपको डिस्कस करने वाली थी। बट द न्यू एसेट इज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इनटू मनी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट नॉट चार्ज टू टैक्स अर्लियर shall be deemed to be the income under the head capital gain relating to long term capital asset. The same shall be charged in tax in the previous year in which new asset is transferred or converted into money. आइए समझते हैं, अपना पुराना ही एग्जाम्पल लेते हैं कि इसको हटाते हैं हम। आप ये फॉर्मूला याद कर लेना अगर आपको ये यूनिटरी मेथड नहीं समझ में आ रहा हो तो नो प्रॉब्लम। हम अपना एक सिंपल सा यही एग्जाम्पल लेते हैं कि 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 30 लाख रुपीज़ था, हमारे पास 6 महीने का टाइम है, री इन्वेस्ट कर दिया, तो ये 10 लाख रुपए का जो कैपिटल गेन है वो हमारा कैपिटल गेन क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। एक सिंपल सी बात। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे ये बोलते हैं कि मैं अब यहाँ पे मानती हूँ कि पूरा का पूरा 30 लाख री इन्वेस्ट हो गया है। अब ये 30 लाख जो है अप टू 30 सितंबर 23 तक री इन्वेस्ट हो गया है, इसको हमने री इन्वेस्ट कर दिया। कब तक किया, 30 सितंबर 23 तक। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर 23 से यहाँ पे आप 3 साल आइए, 24, 25, 26, 30 सितंबर 26। यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि अगर इस 3 साल के अंदर आपने इस री इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सेल करके निकाल लिया, तो फिर ये जो हम आपका 10 लाख का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट किए थे, वो हम 10 लाख का कैपिटल गेन टैक्सेबल कर देंगे। जिस साल में आपने बेचा उसी साल में हम टैक्सेबल कर देंगे, उस फाइनेंशियल ईयर में हम आपका टैक्सेबल कर देंगे। बट अगर आप री इन्वेस्टमेंट के 3 साल के बाद बेचते हैं तो आपका ये 10 लाख का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट ही रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन 115G एग्जेम्पशन फ्रॉम रिटर्न फाइलिंग। यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर आप एक NR हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, नीड नॉट फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) इफ satisfied the following condition: total income consists of investment income or income by way of long term capital gain or both, and tax deductible at source has been deducted from such income. थोड़ा सा ईज करते हैं, दे रहे हैं ये नॉन रेसिडेंट को कि अगर आप एक NR हैं और अगर आपका सिर्फ 2 ही इनकम है, आपने सिर्फ क्या किया है, आपको यहाँ पे कुछ घर नहीं खरीद रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ सैलरी इनकम नहीं कमा रहे हैं आपने सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है और आपके पास सिर्फ 2 ही इनकम आ रही है, वो इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रहा है, या फिर उस इन्वेस्टमेंट को आपने अगर फ्यूचर में कभी बेच दिया तो आपको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो गया। तो अगर यही 2 इनकम है और इन दोनों इनकम पे टैक्स डिडक्ट हो गया है, टैक्स रेट मैंने आपको बताया था ना कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10% और अगर जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम जो है हमारा आ रहा है तो वो है 20%। तो अगर ये टैक्स रेट पे टैक्स डिडक्ट हो गया है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है 115H ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट इवन आफ्टर बिकमिंग रेसिडेंट। अब बोलते क्या है, मान लो NR है एक, अब ये NR रेसिडेंट बन गया। अब इसके लिए ये बोला जा रहा है कि अगर एक NR जो है रेसिडेंट बन गया बट वो सोच रहा है कि यार मैं ना, वैसे तो मैं रेसिडेंट बन गया हूँ बट मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर यही वाले प्रोविज़न लगे, ये जो 115C to I वाले प्रोविज़न है ना सेक्शन, यही सेक्शन लगे, तो वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है और वो एप्लीकेशन के एक्सेप्ट होने के बाद से आपका जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो आपका वो इसी सेक्शन से, इसी चैप्टर से, चैप्टर 12A इसी चैप्टर से डील होगा। कब तक डील होगा? जब तक कि वो आपका इन्वेस्टमेंट इनकम, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जब तक कि आप उसे सोल्ड आउट नहीं कर देते हैं, जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं हो जाता है मनी के फॉर्म में, तब तक आपका वो इनकम
इस चैप्टर से ही डील होगा। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन दे दिया तो आपको बाद में वो उस एप्लीकेशन से ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। बाकी आपके इनकम पे तो नॉर्मल प्रोविज़न पहले भी लगता था, अभी भी लगेगा, बट सिर्फ आपका ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ना, अगर आप एक एप्लीकेशन दे देते हैं रेसिडेंट बनने के बाद से कि अब मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट इनकम को भी मेरे स्पेशल प्रोविज़न से ही डील करिए, तो आपका ये तब तक स्पेशल चैप्टर 12A से डील होगा जब तक ये इन्वेस्टमेंट इनकम सोल्ड आउट होके कन्वर्टेड इनटू मनी नहीं हो जाता है। आइए देखते हैं, वेयर अ पर्सन हु इज NRI इन एनी प्रीवियस ईयर बिकम accessible एज ए रेसिडेंट इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, देन ही मे फर्निश अ डिक्लेरेशन इन राइटिंग अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 फॉर द ईयर इन विच ही इज सो accessible। मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जिस ईयर में आप एज ए रेसिडेंट accessible हो रहे हैं उस ईयर में आपको एक एप्लीकेशन दे देना है। एप्लीकेशन, सॉरी नॉट एन एप्लीकेशन, द ट्रू वर्ड इज डिक्लेरेशन देना है आपको डिपार्टमेंट को कि मैं उसी प्रोविजन से डील होना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर बी, द डिक्लेरेशन शैल बी टू द इफेक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम के रेस्पेक्ट में ये चैप्टर अप्लाई होगा। derived from foreign exchange asset being debenture, deposit, security of central government and such other notified asset as specified अंडर सेक्शन 115C, जो कि मैंने आपको बताया कि और किसी प्रोविज़न पे और किसी इनकम पे ये चैप्टर नहीं लगेगा। सिर्फ जो आपका इन्वेस्टमेंट इनकम है, जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, उसी पे ये चैप्टर जो है अप्लाई होगा। If he does so, the provision of this chapter shall continue to apply to him in relation to such income for that assessment year। उस assessment year तक ये chapter apply होने लगेगा and every subsequent assessment year until जब तक कि he transfer or conversion until the transfer or conversion into money of such asset, जब तक कि आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर देते या फिर उस एसेट को मनी में कन्वर्ट नहीं कर देते। आपका लास्ट प्रोविज़न है आपका 115I ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ चैप्टर। ये बोलता है द सेक्शन गिव्स एन ऑप्शन टू NR इंडियन टू इलेक्ट दैट ही शुड नॉट बी गवर्न बाय द स्पेशल प्रोविज़न। यह आपके ऊपर मैंडेटरी चैप्टर नहीं है, अगर आप चाहें तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इससे डील कर सकते हैं। आपको एक ऑप्शन दिया गया है, आपको एक बेनिफिट दिया गया है, नथिंग एल्स। इफ़ NR ऑप्ट फॉर 115BAC देन दिस चैप्टर डज नॉट अप्लाई। अगर आप एक NR हैं और अगर आपने 115BAC मतलब कि न्यू टैक्स रिजीम, अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम, जब आप फॉर्म फाइल करते हैं आपको चूज़ करने का आता है ना, आप न्यू में फाइल कर रहे हैं, ओल्ड में फाइल कर रहे हैं, तो अगर आपने BAC ऑप्ट कर लिया तो फिर आपके ऊपर ये चैप्टर ऑटोमेटिकली ये अप्लाई होगा ही नहीं। दिस वॉज ऑल अबाउट योर सेक्शन 115C टू 115I। यस, ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है और बाकी नेक्स्ट क्लास में 115AB, AC और AD हम डील करेंगे। बट आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।